Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and now we are at the chapter 1 and the name of the chapter is Nature and Significance of Management. और इससे पहले we have already covered many more concepts, many more case study. ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए. आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने की. राइट और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट. और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज अब ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का और मैं चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर पूरा जो है जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए. और इसके अंदर बचा हुआ है क्या है कि कोऑर्डिनेशन का सब कुछ बचा हुआ है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के अगर मैं पार्ट पार्ट करके कराती हूँ तो देयर इज़ अ चांसेस कि आप वीडियो मिस कर दें. राइट तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें इसके एसेंस, इसके करेक्टरिस्टिक, इसके इंपॉर्टेंस, इसका कॉन्सेप्ट, ये चारों चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाए. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और मैं बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊँगी. राइट तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन. तो आप मुझे बताइए कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि आपके अभी 11th में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे जिसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो इतना भारी है कि वहाँ पे 2-3 बच्चे दे देते हैं वो लोग. तो आप कैसे अपने आपस के दोस्तों से कोऑर्डिनेट करते थे. ठीक है ना, बस वही कोऑर्डिनेशन बिजनेस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है सो दैट जितनी भी त्रुटियाँ होती हैं या फिर गलतियाँ होती हैं उसको अवॉइड कर सके, ओवरलैपिंग को रिड्यूस कर सके. तो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज कंपल्सरी. जैसे आपने वहाँ पे कोऑर्डिनेशन को यूज़ किया था सिमिलर वे से आप यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन को यूज़ करते हैं. राइट तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच आर मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. ठीक है ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर्स जो होता है ना वो सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को एक एकत्रित करता है तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. नॉर्मल बात है. ठीक है ना, एक ही क्या है फोर्स है दैट बाइंड, जो क्या करता है बाइंड कर देता है सारे एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, एवरीथिंग. तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं. तो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे लगते हैं आप उसमें से कोई एक लर्न कर लीजिएगा. ऊपर जो मैंने बताया था 2-3 लाइनें वो आपको लर्न करना कंपलसरी है. और यहाँ पे जो भी इन तीनों में से जो आपको बेस्ट लगता है यू आर एबल टू लर्न इट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, पिक अप दैट डेफिनेशन एंड लर्न इट फॉर द एग्जाम पर्पस. राइट नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ दैट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, अब बच्चों को समझ में ही नहीं आता एसेंस क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग. 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है आपसे. ठीक है, हो तो ये 5 मार्क्स का भी सकता है. ठीक है ना, बट इसका मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है. मतलब ये 3 मार्क के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि एक तो ये छुपा हुआ है, कोई इसे कवर करता नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मैं इसे कवर करवा रही हूँ और बता रही हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में. राइट अब हम समझते हैं कि एसेंस क्या होता है. एसेंस किसी भी चीज़ का एसेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस. ठीक है ना, यस. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन केस इज समटाइम कंसिडर्ड एज सेपरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज़ हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द हार्मोनी अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स. ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये हार्मोनी के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए इसको कई बार सेपरेट गोल बोल दिया जाता है बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. ठीक है ना, हम सेपरेट गोल नहीं मान सकते. ये एक एसेंस है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जड़ है मैनेजमेंट के लिए. और इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने ना ये बोला है कि दैट कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शन. मतलब ये खुद मतलब मौजूद हो जाता है सारे फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर और इनहेरेंट है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ है सारे फंक्शन के अंदर. तो हमें समझेंगे कैसे छुपा हुआ है. तो फर्स्ट इज अबाउट द प्लानिंग. ठीक है ना, अभी ये आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सेकेंड क्लास में भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था. ठीक है, और अभी हम आगे इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. राइट तो पहला इन्होंने दे रखा है द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिगिन एट द प्लानिंग. प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है बिकॉज इसके अंदर क्या होता है टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं आपको समझाती हूँ बोला क्या जा रहा है कि प्लानिंग स्टेज पे जो क्या होता है टॉप मैनेजमेंट जो है वो मिडिल से लोअर से कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं. राइट नेक्स्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड विच इज़ द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ठीक है, और फिर इन्हीं प्लान से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन आउटकम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और वो भी इसी के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड है क्योंकि हम पहले कोऑर्डिनेट ही तो करते हैं ना लोगों से कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मतलब हमारे स्ट्रक्चर के अंदर
प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज दैट द स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म टू फिल द रोल्स डेजिग्नेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। ठीक है ना, स्टाफिंग फंक्शन का क्या होता है, जितने भी रोल्स हमने डिफाइन किए होते हैं उसको फुलफिल करना होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे वही है कि ये भी कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही हो पाता है, बिकॉज आपस में सारे लेवल्स जो होते हैं वो बात करते हैं कि उन्हें कौन कौन से लेवल पे इंसान चाहिए, ठीक है, पीपल चाहिए फॉर द वर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट अगर इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर भी फिर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। एनी डिस्क्रिपेंसीज डिविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर टेकन केयर एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। ऑफ कोर्स ये बात है ना, कंट्रोलिंग के स्टेज पे हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मेज़र करते हैं और जो भी डेविएशन आता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, बट इट इज़ एसेंस, इट इज़ वेरी एसेंस, मतलब हर एक फंक्शन से चिपका हुआ है, राइट। For an organization to effectively and efficiently achieve its objective, coordination is required। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उसे अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तो फिर कोऑर्डिनेशन तो चाहिए होता है, ठीक है, हार्मनी चाहिए होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक अ थ्रेड इज इन अ गार्लैंड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शन। जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, इसे मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन दे देते हैं और आखिर पूछते हैं कि किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट करेक्टरिस्टिक एंड फीचर। कि करेक्टरिस्टिक और फीचर होते ही क्या है कोऑर्डिनेशन को, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट इज दैट कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, वो जोड़ता है जितने भी ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, यूनिफाई एंड अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज एज इट वॉज प्लान एंड शेड्यूल्ड, ठीक है ना, जैसा हमने प्लान करा था, जैसा हमने शेड्यूल करा था, वो एज इट इज़ ही इम्प्लीमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज दैट कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ऑफ कोर्स सबके एक्शन एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है ना, तो वो इस बात का इंश्योरमेंट देता है। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन पर्पस। इट एक्ट एज द बाइंडिंग फोर्स। ऑफ कोर्स बाइंडिंग फोर्स जो जोड़े रखता है सारे डिपार्टमेंट को इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपने देखा ना सभी फंक्शंस के अंदर आ रहा है, हर फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है प्रेजेंट है। तो इज़ नॉट अ वन टाइम फंक्शन बिकॉज ए कॉन्टिन्यूस इट बिगेन एट द प्लानिंग और कंट्रोलिंग तक चलता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज दैट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, क्योंकि ये हर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में रिक्वायर है, क्योंकि इसकी इंटरडिपेंडेंट है और नेचर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, राइट। तो क्योंकि इसका डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तो डिफरेंट लेवल पे ज़रूरत होता है, इसलिए ये ऑल परवेसिव कि हर जगह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज दैट कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। यस ऑफकोर्स हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कोऑर्डिनेट करे, ठीक है ना, विद देयर सबऑर्डिनेट और सीनियर्स, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट लेवल नीड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, टू एंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन are duly carried out. Next is that middle level management coordinate with the top level and the first line managers। और यहाँ पे ऑपरेशन लेवल जो मैनेजमेंट होता है दैट इज लोअर लेवल, उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टू एंश्योर दैट द वर्क प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। देखो हर मैनेजर को अपना एक कार्य दे रखा है, ठीक है, और उस कार्य को करने के लिए दे नीड टू कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है। ये डेलिब्रेट फंक्शन का क्या मतलब है कि आपको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है अगर आपको काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दैट अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट पीपल इन कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर इवन वेयर द मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क। कोऑर्डिनेशन गिव्स अ डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट, ठीक है ना, वो ये बता दें कि आप कितने विलिंग हो किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 6 करेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन का, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट इज़ दैट ग्रोथ मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि क्यों जो है कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको बेनिफिट आ जाए वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस, तो आपको यही 3 पॉइंट्स लिखने जो मैं आपको एक्सप्लेन करने चाह रही हूँ। तो फर्स्ट इज़ ग्रोथ इन साइज। ऑफ कोर्स जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उन सबको साथ में लेके चलना, एक तरफ डायरेक्शन करके
उनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है, और इट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट। तो पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। As the organization grow in size, the number of people employed by the organization also increases. At the time, it may become difficult to integrate their effort. All the individual differ in their habits of work, background, approaches. तो ये बहुत ज़्यादा necessary है that all the individual work toward the common goal, and but employee may have their own individual goal. So organization की efficiency के लिए बहुत important है कि हम harmonize करें individual goal को and organization goal को through coordination. उन्हें समझाया जाए कि अगर देखो भाई हमारा अगर benefit पूरा हुआ, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो डेवलपमेंट होएगा ना कहीं आपका भी तो प्रमोशन होगा ना। तो उनको कोऑर्डिनेशन की हेल्प से उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें क्या कह सकते हैं रेडी करेंगे फॉर कि दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नेक्स्ट इज़ दैट फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि देखो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना। अगर हर डिपार्टमेंट अपने तौर तरीके से काम करने लग गया कि भाई हमसे तो नहीं होता, हम तो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है, तब तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव हो गए अपने आप ही, है ना। तो इस केस के अंदर उन्हें समझाने के लिए कि प्लीज़ आप काम करो, ठीक है, एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो उन्हें समझाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू द डिपार्टमेंट, डिवीजन एंड सेक्शन। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और उनकी सुननी भी पड़ती है कई बार, राइट। नेक्स्ट इज़ दैट स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन का यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बोला गया, दैट हर जो पर्सन आता है ना उसका अपना एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और वो उसमें महारत हासिल करके आया है, वो क्यों सुनेगा किसी की, ठीक है। हम तो इस एज में किसी की नहीं सुनते ना, ठीक है, जबकि हमारे पास तो कोई डिग्री शिग्री भी नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब CA बन जाते हो तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप क्यों सुनोगे किसी की, आपने 5 साल भाई मेहनत करी है, ठीक है, एग्ज़ाम दिए हैं, क्लियर किया है, फिर जाके यहाँ पे बने हो ना, क्यों ही सुने हम किसी की, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन के चक्कर में ना हर इंसान अपने आप को महान समझने लग जाता है और वो किसी की नहीं सुनता। तो उस केस के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें लिखा हुआ है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टरिस्टिक डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन अराइजेज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क परफॉर्म। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्पेशलिस्ट होते हैं यूजली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज and decide according to their professional criteria. They do not take advice and suggestions from the others in the matter, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि they are specialized one, they were expertise, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है अमंग द स्पेशलिस्ट। तो इन सब केसेस के अंदर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है सो दैट हम उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिकनसाइल कर सके, ख़त्म कर सके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉय इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।